गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब आज कक्षा 9th की यानी अपनी जो कौन सी बुक चल रही थी, हिस्ट्री वाली बुक चल रही है, इतिहास वाली। ओके, इसमें हमने यानी इसके जस्ट पहले हमने एक चैप्टर खत्म किया था, नाज़ीवाद या नाजीवाद। ठीक है, यानी हिटलर का उदय, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय हमने किया। अब ये हमने उसके पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ ली थी, रूस की क्रांति पढ़ ली थी। ये तीन हमने यानी जो विश्व की प्रमुख घटनाएं या विश्व की प्रमुख क्रांतियों के बारे में पढ़ा। अब आज हम एक नया चैप्टर या एक नई इकाई, ठीक है, यानी वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यानी वन्य समाज, देखो ध्यान देना, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये हम एक नई इकाई शुरू करने जा रहे हैं। देखो, अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब कि अपने यानी स्कूल और घर के चारों ओर अगर हम नजर दौड़ाकर देखें तो सभी वस्तुओं को पहचाने तो जंगल की ही हैं। यानी हर चीज लगभग देखें तो ज्यादातर की यानी चीज किसकी बनी है, जंगल की ही बनी है। यानी चाहे आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका कागज, मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, वे रंग जिनके आपने कपड़े रंगे जाते हैं वो भी यानी किसके बने हैं, इस वनों के ही बने हुए हैं, लकड़ी के ही बने हुए हैं। मसाले, आपकी टॉफी के सेल फोन, रेपर, बीड़ियों के तेंदुपत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाय और रबड़। कहने का मतलब यहाँ पर वनों के क्या है, एक प्रकार से लाभ, यानी वनों के हमें कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ प्राप्त होती हैं वो बताए गए हैं। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला जो तेल जो साल के बीजों से निकलता है, ध्यान देना कि चॉकलेट के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला तेल किससे निकलता है, यानी जो साल ये पेड़ होता है उसके बीजों से ही निकलता है। खाल से यानी चमड़ा बनाने, यानी खाल से, जो खाल होती है पशुओं की, मर्द पशुओं की, उसे चमड़ा बनाने के में इस्तेमाल होने वाला जो चर्म शोधक, यानी जो चमड़े को शोधन करने वाला चर्म शोधक यानी टेनिन, या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जो जड़ी बूटियां, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। समझ गए? तो कहने का मतलब कि अगर हम बात करें तो नहीं, और हाँ यानी देखो भाई, जो आप कहने का मतलब कि बांस, जलावन की लकड़ी, जलावन की लकड़ी का मतलब क्या हुआ, यानी आपकी जो जलने वाली लकड़ी, जलावन की लकड़ी यानी जो जलाने वाली लकड़ी, घास है, कच्चा कोयला है, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, फल फूल है, पशु पक्षी हैं, एवं ढेरों दूसरी चीजें भी हमें कहाँ से मिलती हैं, यानी जंगलों से ही मिलती हैं। तो कहने का मतलब कि हमें वनों से होने वाले क्या क्या लाभ। ओके, अमेजोन, अमेजोन यानी जो आपका अमेजोन यानी जो आपका ब्राजील के अंदर अमेजोन वन, यानी पश्चिमी घाट के जंगलों में एक ही टुकड़ों में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां आपको मिल जाती हैं। यह जो विविधता, यानी देखो अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, अलग अलग प्रकार की जो विविधता है, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, यानी लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण का मतलब है, देखो लिखा है कि औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी और चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। अब ध्यान दे लो कि 139 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, 139 लाख वर्ग किलोमीटर, ये इतना जो जंगल का जो एरिया है वो साफ कर दिया गया। किसके लिए, औद्योगिक, यानी उद्योगों की स्थापना के लिए, ठीक है, और चारागाहों के लिए, ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए, इन सबको क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये देखो दिखाया है इसमें आपका, यानी ये चित्र छत्तीसगढ़ का एक सालवन है। कौन सा वन है, देखो ध्यान देना, ये छत्तीसगढ़ का एक सालवन का चित्र है। यानी घना होने के कारण ये इतना घना है
कि जंगल की सतह पर सूरज की रोशनी यहाँ देखो ये इतना घना है कि सूरज की रोशनी बहुत ही कम यहाँ पहुंच पाती है। तो कहने का मतलब कि घना होने के कारण जंगल की सतह पर सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुंचती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां हम इसमें देख सकते हैं। अब जो अपना टॉपिक है यानी इसी में वनों का विनाश क्यों, यानी वनों का विनाश क्यों। तो देखो वनों के यानी लुप्त होने, यानी वनों के लुप्त होने का मतलब कि जो वन है, ध्यान देना कि वनों का लुप्त होने का जो हमारा यानी सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वनों का विनाश, ये बोल रहा है कि वनों का विनाश क्यों, किसके लिए वनों का विनाश हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वनों का विनाश क्यों, तो बोल रहा है कि वनों के लुप्त होने को हम क्या कहते हैं, वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, ये कोई एक नई समस्या नहीं है, यह से तो ये प्रक्रिया कई सदियों से ही चली आ रही थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन, अब देखो एक शब्द है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन वो होता है जिसमें यानी किसी दूसरे देश का शासन किसी दूसरे देश पे चलता है। किसी दूसरे देश का शासन, जैसे मान लीजिए भारत था, अगर एग्जाम्पल ले, भारत अंग्रेजों का यानी उपनिवेश था, समझ गए, क्योंकि यहां पर किसका शासन चलता था, अंग्रेजों का शासन चलता था, जो वो कहते थे वही भारतीय जनता करती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस उपनिवेश शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, समझ गए। यानी वनों का नाश तो हो रहा था, कई सदियों से हो रहा था, लेकिन जब अंग्रेज अधिकार यहाँ पर आए तो यानी इस उपनिवेशिक यानी शासन के दौरान ये और अधिक इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। भारत में वन विनाश के कुछ कारण हैं, तो देखो अब अगर बात करें तो कहने का मतलब कि इसमें यानी जमीन की बेहतरी, ध्यान देना कि जमीन की बेहतरी, सन यानी 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग में लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। कितने हिस्से पर, छठे हिस्से पे, यानी छठे भाग पर एक तरह से, यानी छठे हिस्से पर खेती होती थी 1600 में। सन 1600 की बात कर रहे हैं हम, और 1600 यानी हम बात करते हैं उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। किसका शासन था, मुगलों का शासन था। तो सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग यानी हिंदुस्तान का कुल भूभाग उस पर छठे हिस्से पर ही, कौन से हिस्से पर, छठे हिस्से पर ही खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर कहां तक पहुंच गया है, आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग यानी खाने पीने की वस्तुओं की मांग भी बढ़ती गई। वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके और खेती की सीमाओं का विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से यानी ये फैलाव आया। अब देखो ये चित्र दिख रहा है, इसमें देखो कितने यानी हाथी लगभग दिख रहे हैं। ये है हेन द वैलीज वर फुल, देखो ध्यान देना ये चित्र है हेन द वैलीज वर फुल, जब घाटियां जब द वैलीज घाटियां वर फुल का मतलब जब घाटियां फुल भरी पड़ी थी, यानी जॉन डॉसन की पेंटिंग है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह है ये अमेरिका का, कौन सा है, लाकोता, जो इस विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे, का अर्थतंत्र अत्यंत यानी वैविध्यपूर्ण था। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो कहाँ रहते थे, इस उत्तरी अमेरिकी मैदानों में रहते थे। वे मक्का उगाते थे यानी बिशन का यानी शिकार करते, और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बिशनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा, और 1860 के बाद बिशनों की कुल बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई। देखो ये कोरे के कोरे क्या दिखा रहे हैं, बिशन, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, यानी देखो बिशन एक जानवर है, ये समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो जंगलों में, उत्तरी अमेरिका के जंगलों में ये दिखाया गया है, समझ गए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन बिशनों को हत्या कर दी गई, और भाई बेकार में ये जमीन यानी इनके लिए जो छोड़ी गई थी इसको हड़प लिया। तो कहने का मतलब ये क्या उगाते थे, देखो ये कौन, यानी देखो ये एक शब्द है हमारे यहाँ पे,
लाकोता। लाकोता है एक आदिवासी अमेरिकी समूह है, ओके, यानी अमेरिकी आदिवासी समूह है जो क्या उगाता था, मक्का उगाते और बिसन का शिकार करते। इनका प्रमुख ये था काम। अगर बात करें तो देखो ध्यान देना कि इसकी कई वजह थी। हम जो पढ़ रहे हैं ना ये, यानी हम क्या पढ़ रहे थे, हम यही तो पढ़ रहे थे कि जमीन की बेहतरी किसके लिए, ठीक है, जमीन की बेहतरी। इसी में हम ये पढ़ रहे थे कि यानी इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यवसायिक फसलें, जैसे व्यवसायिक फसल कौन सी होती हैं, जो व्यवसाय के करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, यानी जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। क्या कराती हैं, जिनसे उद्योग धंधे फल फूलते हैं, उद्योग धंधों में यानी उत्पादन होता है, वो व्यवसायिक फसलें। जैसे शुगर केन, आपका गन्ना, तो चीनी के लिए गन्ना यानी क्या हो गया, कच्चा माल। तो कहने का मतलब कि इसकी कई वजह थी कि लोग, अंग्रेजों ने क्यों जंगल साफ किए, यही चल रहा है ना कि अंग्रेजों ने क्यों जंगल साफ किए, उसकी कई वजह थी। क्योंकि अंग्रेजों ने व्यवसायिक फसलों जैसे पटसन हो गई, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी को, यानी 19वीं शताब्दी के अंदर, यानी यूरोप में जो बढ़ती हुई जो आबादी थी, ठीक है, उसका पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादनों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। अब कच्चा माल कहाँ से आएगा, कच्चा माल कृषि से उत्पादन होगा। तो उन्होंने इस प्रकार की कृषि को प्रोत्साहित किया जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करा सके। लिहाजा इन फसलों, यानी इन फसलों की मांग में यानी क्या हुआ, इजाफा हुआ। इन फसलों की मांग में क्या हुआ, कौन सी फसलों की बात कर रहे हैं, व्यवसायिक फसलों की मांग में इजाफा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता था। तो लोगों को जो कच्चा माल उगाने वाली फसल, यानी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करा सके, ऐसी फसलों को उगाने के लिए लोगों को यानी उन्होंने प्रोत्साहित किया। दूसरी वजह देखो, ध्यान देना कि दूसरी वजह देखो, इससे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है कि किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब है उस जगह का गैर आबादी होना। अगर किसी स्थान पर खेती नहीं हो रही है तो वो स्थान क्या है, गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे, अलग अलग उनके स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के यानी नागार्जुनजेरियो, ठीक है, कि अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज यानी नगुरु नदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानी, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को क्या करती थी, पूरा किया करती थी। अगर हम बात करें तो दूसरी वजह, पहली वजह पढ़ ली थी, यानी खाद्यान्न, यानी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यानी उन फसलों को प्रोत्साहित करते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल उगाएं। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनु उत्पादक समझा। जंगलों को क्या समझा कि ये उत्पादन करने वाले नहीं है, अनु उत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस वर्ष के बियाबान पर खेती करके उसके राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। और यही वजह थी कि 1880 से और 1920 के बीच में, 1880 बोले तो और 1920 के बीच में 40 वर्ष का जो समय होता है, उसके बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। क्यों बढ़ोतरी हुई? क्योंकि 67 लाख की बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक जंगलों को क्या किया, साफ किया। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं। क्या मानते हैं कि जितनी अधिक खेती होगी, उसका विस्तार, जितना उत्पादन होगा, तो हमारा विकास का सूचक माना जाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, कि हमें ये, क्योंकि अगर आप जमीन को जोतना है तो क्या करना पड़ेगा, जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक तो मानते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जंगल भी तो साफ हो रहे हैं। हमारे विकास तो बढ़ा है लेकिन हमारे जंगल भी साफ हो रहे हैं। अब देखो ये जो दिया गया था इसमें, यानी
ये देखो, परती जमीन कौन सी होती है? जो बेकार जमीन होती है उसको बोलते हैं कि परती जमीन पर कब्जा करके या उसे खेती योग्य बनाया जाए। यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। सारी दुनिया के उपनिवेशक हैं उनके बीच यही शुरू से ही लोकप्रिय रहा है और यही विचार था कि जिसने विजय को यानी न्योचित ठहराया। अमेरिकी लेखक जिसका नाम है रिचर्ड हॉर्डिंग 1896 के मध्य यानी अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की जो गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। जो दुनिया में जो बेकार पड़ी जमीन है उसका क्या किया जाए? क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या किसी इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। समझ गए? ये मध्य अमेरिका के एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों की गिरोह जैसे ही है जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम कर सकते हैं। जमीन के बारे में कहा इसने। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड यानी फ्रूट कंपनी का गठन हुआ जिसमें व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। फ्रूट कंपनी है कोई, समझ गए? यानी 3 साल बाद ही अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड यानी फ्रूट कंपनी का गठन हुआ जिसके अंदर क्या हुआ? व्यापक पैमाने पर बड़ी मात्रा में यानी मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। बनाना यानी केला, बनाना यानी केला होता है, यानी बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। यानी इस कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने? यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने, जिसने क्या कर लिया? व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाने प्रारंभ कर दिया। और इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर, जो अलग अलग वहां पर अमेरिका में अलग अलग जो सरकारें थी ना, उन पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया कि उसको बनाना रिपब्लिक के नाम से जाने लगा। ये डेविस स्पर जो द हिस्टोरी ऑफ एम्पायर 1930 में उससे ये लिया गया है। अब अगर बात करें तो हम ये पढ़ रहे थे कि 1880 से लेके और 1920 के बीच में यानी इन 40 सालों में जो खेती योग्य जमीन उसकी काफ़ी वृद्धि हुई, यानी 67 लाख हेक्टेयर की क्या हुई? बढ़त हुई। अब खेती का विकास किसी भी राष्ट्र का क्या माना जाता है? यानी विकास का सूचक माना जाता है। परंतु इसके साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खेती करने के साथ साथ खेती करने से पहले वनों को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। एक तरह से वनों का विनाश भी तो कर रहे हैं हम, विकास में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वनों का विनाश भी कर रहे हैं। अब है पटरी पर स्लीपर। देखो पटरी पर स्लीपर, देखो ध्यान देना, स्लीपर का मतलब क्या होता है कि नया शब्द स्लीपर कि रेल की जो पटरी के आर पार लगे लकड़ी के जो तख्ते होते हैं, ध्यान देना, जैसे रेलगाड़ी की जो ट्रैक बिछाई जाती है रेलवे लाइन, उसके यानी आर पार ऐसे पट्टे बिछाए जाते हैं लकड़ी के तख्ते, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके और रखते हैं, उसको बोलते हैं स्लीपर। क्या बोलते हैं? स्लीपर। और एक स्लीपर का मतलब क्या होता है? घरों में हम जो चप्पल पहनते हैं हवाई चप्पल, उनको भी स्लीपर कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो स्लीपर शब्द उसका मतलब है कि जो रेलगाड़ी होती है उसकी जो ट्रैक होती है रेलवे लाइन, उसके नीचे जो सपोर्ट दिया जाता है यानी वो किसका बना होता है? लकड़ी के बने होते हैं। स्लीपर यानी रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह एक तरह यानी उनको थामे रखते हैं, रोके रखते हैं। तो कहने का मतलब कि यही हमारा यानी पटरी पर स्लीपर। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं? सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से, जो कौन सा है? साल का पेड़ है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है, इसके तनों से स्लीपरों का निर्माण करें। छोटा नागपुर, मई 1897। ठीक है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, क्यों? बहुत मेहनत का काम होता था। लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए यानी इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। घर बनाने के लिए अनुमति नहीं थी, सिर्फ आप रेलवे का निर्माण, पटरियां बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो यानी 19वीं सदी की शुरुआत तक यानी इंग्लैंड में बलूत यानी ओक, बलूत किसको बोलते हैं? ओक नाम का पेड़ है,
यानी बलूत के जंगल लुप्त होने लगे थे। कहां पर? इंग्लैंड में। कहां होने लगे थे? इंग्लैंड में। अगर बात करते हैं तो कहने का मतलब कि जो बलूत के जो जंगल थे, यानी ये बलूत ओक, इसके जंगल कहां लुप्त होने लगे? यानी 19वीं सदी की शुरुआत तक हो चुके थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में यानी मुश्किल आ खड़ी हुई। नौसेना, क्योंकि लकड़ी है, नौसेना बोले तो नेवी, जो जल में जो सेना कार्य करती है, नौसेना, ठीक है, उसमें लकड़ी की आपूर्ति के लिए यानी बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे? जहाज नहीं बनते। क्यों? जहाज बनाने के लिए लकड़ी, क्योंकि लकड़ी होती है वो तो पानी में तैरती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। यानी जहाजों के बिना यानी शाही न तो सेना, यानी न तो शाही सत्ता और न तो बनाई जा सकती थी और न ही बचाई जा सकती थी। तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा, किसकी? हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। कहां पर? 1820 में हिंदुस्तान में, ठीक है। एक दशक के भीतर, एक दशक में 10 साल के भीतर यानी बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से क्या होने लगा? निर्यात। हिंदुस्तान से यानी बाहर के देशों को यानी निर्यात होने लगा। 1850 का जो दशक है, यानी 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। 1850 का जो दशक है, ठीक है, रेलवे लाइनों के प्रसार के लिए लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी, क्योंकि रेलवे के बिना जो व्यापार वो नहीं हो रहा था। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों की जरूरत, इसके रूप में किसकी जरूरत थी? लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब ध्यान दे लीजिए कि 1 मील कितनी, अगर हम बात करते हैं तो 1 मील 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती है। अगर 1 मील लंबी रेलवे लाइन अगर आपको बिछानी है, समझ गए, तो आपको यानी 1760 से लेके और 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब कि भारत में यानी रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि बिना रेलवे के यानी व्यापार है वो प्रोग्रेस उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए रेल का नेटवर्क बिछाना बहुत जरूरी था। अब रेल के नेटवर्क के लिए लकड़ी चाहिए, स्लीपर चाहिए। स्लीपर कहाँ से मिले? यानी वनों से। तो कहने का मतलब कि भारत में जो रेल लाइनों का जो जाल है वो 1860 के दशक में तेजी से फैला। 1890 तक लगभग यानी 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। देखो ध्यान देना, कितनी? 25,500 किलोमीटर बहुत होती हैं, उतनी लंबी लाइनें 1860 के यानी 1890 तक बिछाई जा चुकी थी। और 1946 में इन लाइनों की लंबाई कितनी होगी? देखो, जो लंबाई 1890 में 25,500 थी और वही अब रेल की लंबाई यानी कितनी पटरियों की जो लंबाई है, रेल लाइनों की लंबाई, वो 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। ध्यान दे लो कितनी बढ़ चुकी थी, 7,65,000। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। क्यों? क्योंकि स्लीपर बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता थी। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? जहां पर अंग्रेजी सेना रहती है। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। कितने? सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंट में ही 35,000 पेड़ यानी इन स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। ठेके मतलब कि आप एक साथ में ज़्यादा से ठेके दे दिए उनके। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू किया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल थे वो तेजी से
गायब होते गए, क्यों? वहां से पूरी की पूरी लकड़ी यानी स्लीपरों के लिए काम में ले ली गई। अब देखो ये जो एक दे रखा है कि बांस के बड़े यानी कासालांग नदी में बहकर जाते हुए चिट्टागांव पर्वतीय पट्टी, देखो बांस है ये, देखो ध्यान देना, ठीक है, ये दिखा रखा है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखो कि रंगून के एक लकड़ी गोदाम बर्मा, रंगून कहाँ है? बर्मा, जिसका आधुनिक नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के सहतीर सहेजता हुआ हाथी। क्या है? इसको सहेजता हुआ हाथी, देखो लकड़ी को, ठीक है, यानी इसको देखो लकड़ी को अपनी हाथी अपनी किससे कर रहा है? अपनी सूंड से उठाकर इसको दूसरी जगह यानी रख रहा है। यानी भारी, देखो औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल किस लिए था? जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। अब देखो मुल्तान, ये देखो यहाँ पे कि मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है, मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई गई थी, ठीक है, जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट गुणा 10 इंच इंटू 5 इंच, यानी देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 दे रखी है, ये देखो घन में दे रखी है ना, यानी 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। समझ गए? इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरतें होगी, ठीक है। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर रूप से सिंध के जंगल, सिंध यानी पाकिस्तान आ गया ना, सिंध के जंगलों से आया करेंगे। यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन जो नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी, आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 यानी 2, 4, 3, 7 2,20,000 स्लीपर की जरूरतें होगी। यानी ये देखो एक मिला हमें स्रोत से, समझ गए? ध्यान देना, एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से लेके और 2000 तक स्लीपर की जरूरत पड़ती थी, होती है ना। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन पर पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पेड़ से 3 या 5 स्लीपर बन सकते हैं, समझ गए? तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। अब आप ध्यान दे लो कि यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए 3 मीटर लंबी, कितनी? 3 मीटर लंबी, उसको पटरी बिछाने के लिए एक पेड़ से कितने स्लीपर बन सकते हैं? सिर्फ 3 या 5, यानी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 स्लीपर ही बन सकते हैं। तो कितने स्लीपर? यानी 1 मील लंबी रेल के लिए 1760 से लेके और 2000 स्लीपर चाहिए। तो सोच सकते हो आप, गणित के स्टूडेंट यानी गणित में आप अच्छी है आपकी, तो अंदाजा लगा सकते हो कितने पेड़ काटने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये अपना यानी हिसाब लगा लीजिए। अब है ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें। देखो ये देखो ईंधन की लकड़ी, आदिवासी लोग हैं, ये देखो ईंधन की लकड़ी यानी जंगलों से, यानी इनका प्रमुख साधनी यानी जो जलाने के लिए जो लकड़ी है वो ईंधन की लकड़ी है, वो यानी जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। और इस क्षेत्र में देखो ये जो आपकी क्या है, लट्ठे, ये लट्ठे ले जाता हुआ एक ट्रक है। इन लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है, यानी जिससे ट्रकों का प्रवेश क्या हो, संभव हो सके। चौड़ी सड़क चाहिए जंगलों में, ठीक है। जंगल के उन रास्तों से उनकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद यानी इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। कि ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे। यानी ये पूरे के पूरे देखो ट्रक हैं जो लट्ठों से भरा पड़ा है, ये जंगल से तो आ रहा है। अब कहने का मतलब कि हम बात करें बागान, ठीक है। अब जो बागान, ये हम कहने का मतलब कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।